तो आज हम देख रहे हैं 15th क्वेश्चन टिल हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा हो चुका है, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 15। तो हम इन क्वेश्चंस को करके देख रहे हैं जो आप लोगों ने कर रखे होंगे आई गेस। नाउ यू नीड टू चेक योर सॉल्यूशन विद आवर सॉल्यूशन कि आपने क्या मिस्टेक की। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सी कि हमारी क्या क्या गलती हुई है। As the question number 15 we have already discussed in this thing in our previous class. This is from our balance sheet. तो हमने बैलेंस शीट देखा और हमने नीचे देखा क्या क्या गिवन है। तो आइए अब कुछ नई चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। तो पहला मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस देखा। रिजर्व एंड सरप्लस डेट है हमारी 17 से 18 यानी हमारा पीरियड इस तरफ से चल रहा है। एग्री एवरीबडी? तो अब बेटा इसमें क्या है, मैंने देखा यहाँ पे मुझे नोट्स में भी कुछ नहीं दिया हुआ, तो दैट मीन्स दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन। तो नाउ माय प्रॉफिट इज इंक्रीज विद 80,000, so that means this year profit is 80,000. Now I need to see information below the balance sheet. Why? Because भले वो notes to accounts हैं but they are additional information. तो अगर हम देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास, सबसे पहले मेरी नजर गई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नाउ द इशू इज दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू अमाउंट्स आर गिवन, 17 and 18 both. Up till now whatever we have done, उसमें एक टैक्सेशन अकाउंट होता था, हम वो ऐड करते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए और एंड में उसी को लेस करते थे। क्या आपको चेंज आएगा? यस, अब थोड़ा सा चेंज आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर है, सॉरी करंट ईयर हमारा 18 है, ये जो करंट ईयर है प्लीज ध्यान से सुनेंगे। द करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऐड होगा, प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा नीचे। Now, let me give you proper explanation behind this. See, if in our question one tax information is given, तो we will assume यही provision for tax और यही pay भी हुआ है, same provision for tax बन रहा है हर साल का। Agree? But two informations are given. The provision is always for the future. Provision is always for the future. So whatever provision is made for 2018 will be paid in 2019, right? तो हम 18 की इंफॉर्मेशन को ऐड कर देंगे बिकॉज ये पैसा गया नहीं है, ये प्रोविजन में डाला गया है पैसा। एंड whatever provision was made on 17 डेफिनेटली वो 18 में पे हुआ होगा, तो वो हम माइनस कर देते हैं, एक्चुअल में ये पे हुआ है। एक्चुअल में हम इसको करंट लायबिलिटी मान के सॉल्व नहीं करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, current year provision for tax will be added. Why? So simple, यानी whatever provision I have made, मैंने उस पैसे को अलग उठा के रखा है, वो मेरे काम में नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर काम में आएगा। That's why this is known as provision, right? And what इसके बाद अगर मैं देखूं, इसके बाद जो मेरे पास पैसा 17 का था वो मैंने 17 में बनाया होगा प्रोविजन, मैं कौन से साल में पे करूंगा? 18 में, तो 18 में जाके वो लेस होगा। तो if one information is given, same information will be added and same information will be subtracted. Two information is given, current year information will be added and last year information will be subtracted because वो amount हमने पे किया है। एक तो हमें ये, तो हम क्या करेंगे, यानी 75 ऐड होना चाहिए। किस में से? 75, हमारा 80,000 प्रॉफिट था, उसमें हमने 75 जैसे ही जोड़ा बेटा, so we got 1,55,000. This you need to show in your working note also. Agree? तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड कर लिया। उसके बाद में एक और इंफॉर्मेशन पे गया, 8% डिबेंचर। What do you mean by 8% debenture? 8% debenture here means this debenture is carrying 8% interest and interest we deduct from the profit and loss account, but debenture is financing activity. तो अब देयर आर टू इंफॉर्मेशन हमें जो यहाँ पे गिवन है, तो अब हमें ये नहीं गिवन जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि 2 लाख पे लगाएं या 50 पे।
2 लाख से कोई भी चीज 2,50,000 होती है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस 50,000 का डिबेंचर का लोन इंक्रीज हुआ इस साल। भाई स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था? स्टार्टिंग में मेरा लोन था कितने रुपए? 2 लाख रुपए। अब मेरा लोन कितना हो गया है? 2,50,000। तो दैट मीन्स 50,000 I have increased this year. अब date is not given in this question. First of all, I will see whether date is given or not, but no date is given in this question. See, you can see nothing is given. So now I need to assume about this 50, and I will assume कि ना लास्ट में इशू हुआ होगा, यानी 2 लाख पूरे साल भर पड़ा रहा, जब 31 मार्च आई तो 50,000 इशू हुआ है, तो मैं इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग पे लगाऊंगा। बाय ओपनिंग पे लगाऊंगा, प्लीज एवरीबडी केयरफुली। 2 लाख 1 अप्रैल को पड़ा था मेरे पास, ठीक है। 31 मार्च तक मेरे पास 1 अप्रैल को कितने रुपए पड़े थे? 2 लाख। 31 मार्च को भी 2 लाख ही पड़ा था, पर मैंने 31 मार्च को ये एज्यूम किया है 50,000 लोन। तो यानी इस एक दिन के लिए 31 मार्च, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं देना 50,000 पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल देता कि 50,000 मिड ऑफ द ईयर में लिया है, तो मैं 6 मंथ का इंटरेस्ट देता। स्टार्टिंग में जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट दिया था। तो इन दिस क्वेश्चन आई नीड टू एज्यूम। अब आप कैसे एज्यूम करेंगे? हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर कुछ नहीं गिवन तो किसे लगाएंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। तो ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट? 2 लाख। 2 लाख का 8% कितना होता है हमारा? सॉरी, 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000। तो वी आर गोइंग टू ऐड 16,000 interest on debenture, right? Up in this additional information, I have solved information number 1 and 3rd. Second and fourth is related to current assets and current liability. Agree? So now, no depreciation is given. So I will this as operating profit before change in working capital. Operating profit before working capital changes. अब 171 आ गया। Then question is simple. How? See, पहला मेरा प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहा है। हाउ मच अमाउंट? आई गेस 1000 अमाउंट। तो 8000 से मैं ऐड कर दूंगा, 179 आ गया। फिर मैं और आगे गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा लेस होगा क्योंकि कम हो रहा है, दैट मीन्स आई एम पेइंग 3। फिर मैं और क्वेश्चन के ऊपर गया, तो अब मेरे को एक इन्वेंट्री दे रखा है ज़्यादा, ट्रेड रिसीवेबल भी ज़्यादा, दोनों लेस होंगे, दैट मीन्स आई एम परचेजिंग। तो 63 आया, तो यहाँ पे आया 1,60,000। नाउ आफ्टर दैट आई नीड टू डिडक्ट टैक्स, लास्ट ईयर टैक्स। लास्ट ईयर टैक्स का अमाउंट कितना था? लास्ट ईयर के टैक्स का अमाउंट था 70,000, मैंने आपको बताया था। और आप देखें, यही टैक्स माइनस किया नॉन कैश नेट कैश फ्रॉम आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी 46,000। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, राइट? आइए बेटा, नाउ we'll discuss question number 16. From the following information of profit and loss, हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। कैलकुलेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश कितना जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे आए, हमें देखिए ये पूरा इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में मुझे सिंपल क्या दिख रहा है? नेट लॉस। सिंपल पहला तो दिस इज द मेन थिंग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई क्वेश्चन, because starting point is what? Net profit या net loss, what in the question is given. And notes जो नीचे मुझे given है, these are my additional information. So what I am going to do, the net. Now you can ask in this particular question, sir, net loss is given, but whenever the net loss is given, टैक्स की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? हो ही नहीं सकती फिर, क्यों? क्योंकि जब लॉस है तो टैक्स तो होगा ही नहीं। हाँ, ये पॉसिबल है लास्ट ईयर का टैक्स पे किया हो, बात अलग है, बट करंट ईयर का टैक्सेशन नहीं होगा बिकॉज लॉस हुआ है इस साल आपकी कंपनी, ठीक है। देन यू विल डू एडजस्टमेंट। हाउ? बिफोर डूइंग द एडजस्टमेंट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू सी द नोट्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम नोट्स देखेंगे इसके, नोट्स में हमें क्या क्या गिवन है। तो नेट लॉस गिवन था 50,000। नाउ सी, नाउ यू नीड टू सी, अर्लियर यू वर सीइंग द क्वेश्चन जो डायरेक्टली गिवन थे, देन आपने 2 क्वेश्चन वो देखे जो बैलेंस शीट से गिवन थे। नाउ यू आर सीइंग दोज क्वेश्चन जो P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो, एक पॉइंट देखेगा, वो आपको कैश फ्लो बनाना नहीं सिखा रहा है, वो अलग अलग तरीके से दिखा रहा है कि इस तरह से कैश फ्लो बन सकता है। इस पर्टिकुलर कैश फ्लो वही पैटर्न है, वही ऐड, वही लेस, सब कुछ क्लियर। अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे गया, तो सबसे पहले मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
दिया हुआ था डिविडेंड रिसीव्ड दैट इज 60,000। अब डिविडेंड रिसीव्ड, आपकी कंपनी डिविडेंड क्यों रिसीव करेगी? पहली बात तो क्योंकि मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे होंगे तो ही डिविडेंड मिलेंगे, राइट? पर मैं किसी कंपनी के शेयर क्यों परचेज करूंगा भाई? मेरा तो कोई बिजनेस है, अगर मेरा स्टेशनरी, सपोज आई एम टीचिंग, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम हुई नहीं है, तो ये तो मेरी इन्वेस्ट, डेफिनेटली दैट मीन्स आई वुड हैव इन्वेस्टेड माय मनी इन शेयर्स, दैट्स व्हाई आई एम रिसीविंग डिविडेंड। So this dividend reserve received is my investment activity. So this is my non-operating income. तो ये इनकम मुझे हटानी होगी, हटाने मतलब माइनस करूंगा। तो आप देखिए हमने क्या किया है, लेस डिविडेंड। I hope this point is clear. Why we have deducted the dividend received? Because you are receiving the dividend and you will receive only dividend when you invest in the share. Next हम पॉइंट पे गए। फिर अदर एक्सपेंस में रेंट, रेंट इज ओके, रेंट तो बिजनेस पे करता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आए और डेप्रीसिएशन एंड, दोनों डेप्रीसिएशन एंड गुडविल, दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस, दे आर एक्सपेंस बट इनमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता, दे ओनली रिड्यूस द वैल्यू। तो हम इन दोनों को ऐड कर, डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, इन दोनों को 40 और 60 को ऐड कर। देन हम आगे पहुंचे, फिर हमने देखा इंश्योरेंस नॉर्मल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये ऑफिस इंश्योरेंस दीज आर नॉर्मल एक्सपेंस, पार्ट ऑफ द बिजनेस, कोई भी बिजनेस करेगा उसे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। अब आता है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है 12, दिस 12,000 इज नॉन ऑपरेटिंग। अगेन भाई मशीनरी तो मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो अगेन मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12 कर दिया। फिर मैं आगे आया शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, एनीथिंग विच इज रिटर्न ऑफ और डेप्रीशिएटेड इज नॉन कैश, राइट? तो ये भी मैं ऐड कर दूंगा। राइट ऑफ करने का मतलब होता है हटाना, खर्चा नहीं करना, हटाना, बिजनेस गुडविल राइट ऑफ करना या ये सब चीजें राइट ऑफ करना। तो मैंने ये सब ऐड किया, तो मेरा यहाँ 1,27,77,17,000 आ रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट? देन फिर मुझे आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है। जब मुझे ये सिंपल इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो ट्रीट इट एज अ क्लोजिंग इंफॉर्मेशन एंड दैट मीन्स ओपनिंग इंफॉर्मेशन इज nil, zero, ओपनिंग इंफॉर्मेशन इज nil, zero, राइट? तो दे आर इंक्रीजिंग, माई लाइबिलिटीज इन माई सैलरीज इंक्रीज कर रही है, तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड। और प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज क्योंकि करंट एसेट्स होता है, तो ये लेस हो जाएगा। अब why this question is important and why मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अब क्या हुआ, हम जब सारा क्वेश्चन खत्म कर देते हैं तो फिर हम जाते हैं कहीं मिला नहीं, फिर हम इस क्वेश्चन में लोग ये मिस कर देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ अ करंट एसेट्स। That's why I want to discuss this question with you. This is the important part here. Earlier my opening stock is 85, now it's 1 lakh, so that means 15,000 stock has increased. So we need to deduct increase in current assets with 15,000. This is why we have taken this question, because usually what happen, जब भी क्वेश्चन बोर्ड में या पेपर में आता है तो हम ओवरलुक कर जाते हैं इस पार्ट को, हमें लगता है हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये ओवरलुक हो जाता है। इस इंफॉर्मेशन को इनकम स्टेट में ओवरलुक नहीं करना है। कैश जनरेटेड आता है 69,000। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। रेवेन्यू है 40 लाख, सी दिस चेंज ऑफ इन्वेंट्री, नाउ यू विल कीप, ध्यान रखेंगे इस पे, डेप्रिसिएशन टोटल। अब मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, दैट्स व्हाट आई वांट। अगर नहीं होता तो आई वुड हैव ऐड टैक्सेशन, बट इट इज ऑलरेडी गिवन बिफोर टैक्स, so what I write, profit before tax, clear? 8 lakh आ गया। then I will see the additional information, तो increase decrease है, तो मैं सीधा क्वेश्चन में चला, क्वेश्चन में मैं एक एक करके चलता रहा, देखता रहा। अदर एक्सपेंस ओके, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन कैश। तो सर्टेन टाइम स्टूडेंट यूज्ड टू आस्क, सर इसको नीचे इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं दिया। सी मान लीजिए अगर एक ही असेट्स पे डेप्रीसिएशन है तो दे विल नॉट मेक नोट्स ऑफ दैट इफ वन इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इफ यू हैव मान लीजिए 2 or 3 मशीनरी,
तो दे नीड टू एक्सप्लेन दोज डेप्रिशिएशन, देन दे विल गिव नोट्स, ठीक है। अगर मुझे यहाँ मान लीजिए जैसे सेकंड पॉइंट दिया हो तो आई वुड हैव सेकंड पॉइंट नंबर, तो इस केस के अंदर ये 80,000 ऐड हो जाएगा। तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बैलेंस शीट सिस्टम है उसमें नोट्स लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। 80,000 हो गया, फिर मैं ऊपर और चला तो और मुझे कुछ भी नहीं दिखा स्टॉक के अलावा। तो नाउ मैं आगे बढ़ा तो यही हो गया मेरा 8,80,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप दिस इज क्लियर। देन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं और डेटर डिक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिटर तो ऐड हो जाएंगे और डेटर लेस हो जाएंगे। क्रेडिटर क्यों? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो देखो हमने ऐड कर दी और डेटर हमने माइनस कर दिया। एंड आई होप क्यों? करंट एसेट्स इंक्रीज होने का मतलब यू आर गिविंग कैश। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस डिक्रीज हो रही है और बिल रिसीवेबल भी डिक्रीज हो रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस तो माइनस हो जाएगी और बी आर ऐड हो जाएगा। तो देखिए बी आर 5,000 ऐड हो गया और आउटस्टैंडिंग वेजेस 10 लेस में चली गई, ये है लेस साइड पे। देन हम आगे बढ़े, प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है तो ये भी ऐड हो जाएगा। देन अब हम सोचने लगे कि भाई ये सब तो हमने लेस और ऐड कर दिए, क्या कुछ बच रहा है? जब भी इनकम स्टेटमेंट गिवन हो तो क्या ध्यान देना है? क्लोजिंग स्टॉक का। तो हम क्लोजिंग स्टॉक पे चलेंगे। 22 लाख है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट पेज पे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। यस, 8 से 9, 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है तो 1 लाख क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। देन आर इन्फॉर्मेशन नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7,65,000। क्लियर बेटा? दिस इज योर 16th क्वेश्चन। Now let's discuss question number 17th A. If you see 17th A, हमें दो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं, दो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं। व्हाट डज इट मीन? 17 और 18, 17 और 18 यानी लास्ट ईयर और करंट ईयर। तो डिफरेंस इज आई गेस 2,50,000, राइट। ना उसके बाद मुझे जनरल रिजर्व दिया हुआ है और इनकम टैक्स प्रोविजन मेड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। मैं आइए, तो अब जनरल रिजर्व और इनकम टैक्स ये ऐड होंगे। क्यों? हमने एक पढ़ा था TDR, टैक्स डिविडेंड एंड, तो अब ये दोनों तो ऐड होने चाहिए। तो हमने एक बार इंफॉर्मेशन देखी, हमने लिया प्रॉफिट एंड लॉस 2,50,000, जनरल रिजर्व 50 और टैक्स हम इनकम टैक्स देखा हमारा कितना था 1,50,000, तो हमने 1,50,000 ऐड किया तो मेरा आया 4,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव स्टडीड। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में 4,50,000 लिख दिया। एग्री? अब हम आगे बढ़े। डिस्काउंट, अब ये रिटर्न ऑफ है तो नॉन कैश हो गया, वट एवर इज रिटर्न ऑफ, तो वी विल डिडक्ट दिस डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। देन इन दिस क्वेश्चन प्रीपेड एक्सपेंस। अब सी प्रीपेड एक्सपेंस से पहले मैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेना ज़्यादा पसंद करूंगा। लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग, ये ले लिया मैंने 1, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस हो जाएगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट से इनकम है, बिजनेस से इनकम नहीं है। तो दिस इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल या बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। देन उसके बाद हमें दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंस 8। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट कौन सी गिवन है? ओपनिंग, क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कई बार सोचते हैं इंक्रीज हो रहा है तो वो लेस कर देते हैं। तो अब आया 4,65,000, फिर क्योंकि इनकम टैक्स ऊपर ऐड हुआ है, वन इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो सेम इन्फॉर्मेशन वी नीड टू डिडक्ट बिकॉज हमें टैक्स माइनस तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर ऐड हुआ है तो। 1,50,000 as it is, then 3,15,000 is the net cash flow from operating activity. So in this particular question we have again learned that first step to calculate profit before tax, that is tax, dividend and reserve. Let's discuss question number 17B. In this particular 17B, this is debit balance. Then this is a debit balance, this is minus 12. That means debit means loss, credit means profit. Debit है 12 और credit है 60, तो that means last year 12 था, 60, तो profit was 72. क्यों? लास्ट ईयर नेगेटिव में था मेरा 12, अब मेरा पॉजिटिव में आ गया 60, यानी मैंने वो 12 नेगेटिव भी अर्न कर लिया और 60 और अर्न कर लिया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 72। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। उससे पहले अगर मैं देखूं जनरल रिजर्व, ये मेरा TDR जो है उसमें पहले डिविडेंड पे जाएगा। तो हम टैक्सेशन की कोई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग टैक्सेशन, तो 72 + 40 यानी 1,12,000 होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एग्री?
ये मुझे पहले अलग से शो करना होगा, फिर उसके बाद हम आगे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, देखें हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड होगा, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉन कैश ऐड होगा, देन इसके बाद ये दो ही इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे हैं, तो हम देख लेते हैं। हम दोनों ऐड करा हमने, तो ये आया मेरा 128 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम गए ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इफ योर ट्रेड रिसीवेबल इज इंक्रीजिंग तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, और ट्रेड पेबल देखें 60 से 52 लेस हो रहा है, तो अगेन सब्ट्रैक्ट 8000 से। प्रीपेड एक्सपेंस अगेन लेस हो रहा है, तो यू नीड टू ऐड, करंट एसेट्स कम हो रही हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग है, क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो ये भी डिक्रीज हो रही है, तो लेस होगी 4000, तो 4000 लेस है, ट्रेड पेबल लेस थे, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस हमने ऐड में लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 86,500। दिस इज हाउ द 17B शुड बी सॉल्व्ड। तो आइए हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमारी बुक का, एक ये पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे, हाउ टू मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, full statement is there, so how we make a full statement? See, balance sheet is given, reserve and surplus 82 से 1,83,000 हुआ है, that means profit is increasing, तो क्या यही ले लें? पर मुझे देखना होगा, नोट में नंबर 1 दिया हुआ है, तो आई टू गो पॉइंट नंबर। अब पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? कुछ भी नहीं कहता, एक ही बोल रहा है, यानी वो कह रहा है 1,01,000 से प्रॉफिट हुआ है, 1,01,000। नो टैक्सेशन इंफॉर्मेशन इज गिवन, no general reserve information is given, so we will write 1,01,000, 1,01,000। Now see, हमने अब एक मेन कॉलम छोड़ दिया यहाँ पे, अब क्यों? अब क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक साथ आ रहा है, मेन का आंसर मेन कॉलम में जाएगा आपसे, ठीक है? तो 1,01,000, प्लीज सी ऑन, आई नीड यू टू जस्ट टू चेक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे हुआ हुआ है ना। फिर जैसे ही मेरा ये हुआ, तो आई नीड टू चेक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड सिंपल दे रखा था, तो मैंने इंटरेस्ट पेड ऐड कर दिया, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मेरा आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 10। एंड दिस इज फॉर श्योर व्हेन द होल क्वेश्चन इज मतलब आएगा कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग निकालनी है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को छोटा कर देगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है, इतना टाइम नहीं होता, तो ऑपरेटिंग के पॉइंट्स कम कर देगा आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली। अब फिर हमने देखा भैया इंटरेस्ट तो अलग से ही दे रखा था, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। फिर मैं आया डेटर्स, डेटर्स को मैंने देखा 40 से तो कम हो रहे हैं, डेटर्स तो 40 से कम हो रहे हैं, तो ऐड कर देना चाहिए, मैंने डेटर ऐड कर दिया। वहीं पे मेरे बिल रिसीवेबल 2000 से बढ़ रहे थे, तो मैंने लेस कर दिया, 10 से 12 हो रहे थे, एग्री। फिर यहाँ की इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी थी, हम आगे चले, तो आगे हमने हमारी बैलेंस शीट में देखा भाई इन्वेंट्री रह रहा है। इन्वेंट्री में जैसे देखिए, हम ट्रेड रिसीवेबल में गया तो पॉइंट लिखा था, इसलिए मुझे पॉइंट पे जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री बढ़ रही है 56 से, तो लेस हो जाएगी, इन्वेंट्री को मुझको लेस करना होगा 56,000, एग्री। इन्वेंट्री 56। फिर हम आगे गए, कहते ये तो खत्म हो गया, तो करंट लायबिलिटी में केवल ट्रेड पेबल है, ये भी बढ़ रहा है 32 से, तो ये ऐड होना चाहिए, बिकॉज करंट लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यू आर गेटिंग कैश, तो मैंने करंट लायबिलिटी ऐड होने के कारण 32 ऐड किया, इन दोनों का टोटल आता है 70। सिंपल, नाउ योर क्वेश्चन हैज कम 1,24,000। पहले हमने 1,24,000 यहाँ निकाला नेट कैश, और इसको मैंने आउटर इंफॉर्मेशन में भी लिखा, जिससे कि मेरा आंसर क्लियर हो जाए ऑपरेटिंग का। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, एंड नाउ दिस इन दिस क्वेश्चन इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, मैंने आपको बैलेंस शीट से बनाना बताया था। अब क्या करना है बेटा? अब काइंडली फोकस ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए, एवरीबडी। व्हाई इट्स सो सिंपल? क्योंकि आज एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी का व्यू क्लियर हो हमारे माइंड में, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है? तो इसीलिए हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे अगर मैं हूं, इन्वेस्टिंग मतलब नॉन करंट एसेट्स, ओनली नॉन करंट एसेट्स, भूल जाइए सब कुछ, नॉन करंट एसेट्स। अब मैं चला गया हमारी नॉन करंट एसेट्स पे, ये दो दे रखी थी 117 से 2,17, तो 274, यानी 2,74 हो रही है, अर्लियर थी 117, तो यानी 1,57,000 से बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब आई हैव परचेज द एसेट्स, परचेज मतलब माय कैश इज गोइंग, सेम लाइक का करंट एसेट्स, राइट? माय कैश इज गोइंग,
तो मैंने क्या लिखा, अब आप आइए, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हेडिंग डाली, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स 1,56,7 एंड दैट टू इन नेगेटिव कॉलम, माइनस कॉलम। आप देखें मैंने ये कॉलम लगा रखा है इसमें, ये ऐसे, राइट। देन मैं आगे बढ़ा, कहते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 55 से 68, तो ये भी 13 से बढ़ रहा है, तो दिस मींस अगेन आई हैव परचेज्ड, तो मेरा ये भी माइनस में आएगा। हम लेते हैं माइनस में आ रहा है क्या, यस 13। क्या इसके बाद बेटा दे रखा है हमने, नहीं इसके बाद कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा इसके बाद, तो ये हो गया टोटल किया 1,70,000। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज गुड। इन्वेस्टिंग में पैसा जाना अच्छा है, आपने असेट्स खरीदी हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज रियली गुड फॉर योर बिजनेस, दैट इज रियली गुड फॉर योर बिजनेस। इन्वेस्टिंग हो गया, राइट। फिर मैंने फाइनेंसिंग के लिए क्या बताया था, केवल नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट लायबिलिटी के अलावा लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये अब नॉन करंट लायबिलिटी पे, तो हम नॉन करंट लायबिलिटी पे आए। अब देखिए सबसे पहला शेयर्स 2 लाख से 2,50,000, व्हाट डज इट मीन, 50 से बढ़ रहे हैं, तो मतलब मैंने 50,000 के शेयर इशू किए। जब भी मैं शेयर इशू करूंगा तो पैसे आएंगे, मैंने आपको बताया था। करंट लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब यू आर गेटिंग कैश, यू आर गेटिंग सम मनी। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, 50,000 इशू ऑफ, राइट। फिर हम आए, हमने देखा भाई अब रिजर्व सरप्लस तो आता नहीं है, डिवेंचर 50 से 80, तो 30 का बढ़ रहा है, तो अगेन मतलब डिवेंचर भी इशू है, डिवेंचर भी पैसा आ रहा है, तो प्लस में चला जाएगा। एक हमने इंटरेस्ट पे किया था, जो हमने इंटरेस्ट पे किया यहां तो मैंने ऐड कर दिया, बट क्वेश्चन क्या होता है, बट सर एक्चुअल में तो कैश गया है ना, यस, लेकिन ये ऑपरेटिंग से नहीं गया था। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग में तो हटाया और इंटरेस्ट पेड एंड प्रोसीड्स फॉर डिवेंचर, यहाँ 30 और 9 को मैंने यहाँ आके लेस कर दिया, यानी जो इंटरेस्ट पेड है इसका इंपैक्ट नहीं है क्वेश्चन में, एक बार ऊपर ऐड हुआ नीचे आके लेस हो गया, वाई। अब मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आई 71। नाउ मेरा प्लीज थोड़ी देर के लिए, तो यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालना इतना मुश्किल नहीं है। इन्वेस्टिंग में परचेज सेल्स होगा और फाइनेंसिंग में लोन लिया या लोन दिया है या कोई इंटरेस्ट डिविडेंड हो सकता, इसलिए एक तो आसान पार्ट हुआ। लेकिन अब इससे मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला मेरे बिजनेस ने 1,24,000 जनरेट किया था। कितना जनरेट किया था, 1,24,000, एग्री। फिर मैंने एक लोन लिया कितने का, 70, 1,24,000 और 71 का मैंने कैश लोन लिया, तो मेरे पास टोटल कैश कितना आया हुआ है साल, 1,95,000, और जिसमें से मैंने परचेज कितने कर लिया, 1,70,000 का, राइट। तो मेरे पास डॉट कितना बचना चाहिए, नेट कितना बचना चाहिए, 25। तो ये जो इन्होंने नेट इंक्रीज डिक्रीज लिखा है ना, ये इसका मेन है 25। तो मींस इस साल आपके पास 25,000 कैश आया है। कैसे आया, कहते 124 ऑपरेटिंग दे गया, 70 फाइनेंसिंग से लाए थे और 170 मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो 25 अभी भी पड़े। तो अब आप जाओगे अपनी बैलेंस शीट पे, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली सी, नाउ यू विल गो इन योर बैलेंस शीट एंड आप देखोगे आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितना है 70, और इस साल कितना आया 25, तो कितना होना चाहिए, अगर ये मैच कर गया तो दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज आप। तो मैंने क्या किया 70 आ गया 95, तो दैट मीन्स माय क्वेश्चन इज राइट। तो ये कैश फ्लो ऐसे बनता है। अब ये कैश फ्लो क्या बता रहा है, इसने ऑपरेटिंग से पैसा जनरेट किया, फाइनेंसिंग से भी लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये बिजनेस, राइट, दिस बिजनेस इज डूइंग इन्वेस्टमेंट। क्लियर बेटा।